बातचीत करते हैं कि डुअल नेचर एंड रेडिएशन मैटर में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला क्या है, आपको जल्दी जल्दी आपके सामने से लिखे जाते हैं। इसके बारे में वन शॉट वीडियो जो बनाया था वो आप जरूर देखिएगा, उसमें एक्सप्लेनेशन डिटेल में कराई है। अभी तो रिवीजन की बात करेंगे। बेसिकली शुरू करने से पहले इतना बता दूं कि डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का केवल इतना मतलब है कि जो मैटर होता है, मैटर मतलब मेरे हाथ में जैसे कि ये रिमोट कंट्रोल है, मैटर है, मास है, दिख रहा है, तो ये मैटर की तरह भी रहता है और इसमें वेव प्रॉपर्टी भी होती है, ऐसा समझ लीजिए। और जो वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या वेव, उनके अंदर वेव की प्रॉपर्टी तो होती है, साथ में मैटर की भी प्रॉपर्टी होती है। इसीलिए बोला जाता है डुअल नेचर, यानी रेडिएशन या वेव नेचर और मैटर मास नेचर, वो दोनों सिक्के के दोनों पहलू हैं। एक साइड है, एक तरफ से कुछ और वेव और एक तरफ से मैटर, तो दोनों चीजें दोनों के पास रहती हैं, इसीलिए बोलते हैं डुअल नेचर। बात समझ में आई होगी, आगे बात करते हैं। अब देखिए यहां पर जैसा बताते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो किसी मेटल से जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डालते हैं तो बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है। ये इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन W0 या फाई नॉट से दिखाते हैं। नॉर्मली इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेजर करते हैं। ये पूछा जाता है कभी कभी कि किस पे डिपेंड करता है, दिख रहा है तो बता देता हूं, नेचर ऑफ द मटेरियल पर, मेटल पर, साथ में उसकी कंडीशन ऑफ द सरफेस, कोई कोटिंग वोटिंग तो नहीं कर दी है, इस पे भी डिपेंड करता है। आगे की बात करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, आपको मालूम ही होगा, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये बिल्कुल पता होना चाहिए, इस चैप्टर में तो बहुत तगड़ी तरीके से। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा आप जानते हैं, किसी मेटल शीट पर जिसका वर्क फंक्शन कम हो, वहां पर जब ईएम वेव्स आप गिराते हैं, ये ईएम वेव्स हैं, तो वहां से फुदुक के इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। इसी को आप बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इतनी सी बात है, प्यार से पढ़िए, खूब समझ में आएगा। एनीवे, आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं, ये उसका सेटअप होता है। एक वैक्यूम ट्यूब लेते हैं जिससे बाहर का वातावरण उसको इफेक्ट ना कर सके। ये प्लेट है जो मैंने बात की थी, इस पे रेडिएशन सोर्स है जहां से ईएम वेव निकल रही है, इस पे ये लाइट पड़ती है, वेव्स पड़ती है, और यहां से ये कलेक्टर है, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और उसकी तरफ मूव करते हैं। और ये पूरा उसका सेटअप है। जैसा आप जानते हैं, आप यहां पर वोल्टेज को भी कंट्रोल कर सकते हैं, करंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो इन बातों को देखते हुए देखिए कुछ बातें जो चर्चा की जाती हैं। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या करंट। देखिए इंटेंसिटी को कुछ आप ऐसे समझ सकते हैं, आपको वैसे डिटेल में बताया है कि I1 I2 को आप समझ लीजिए 50 वॉट का बल्ब हो और 100 वॉट का बल्ब है, एक को 5 और 10 बोल दीजिए, यानी बल्ब को आप बदलेंगे वॉटेज तो सोच लीजिए इंटेंसिटी बदल रही है। और जब फ्रीक्वेंसी की बात हो जाए तो आप ऐसा समझ लीजिए ये रेड कलर का बल्ब है और एक ब्लू कलर का, कोई येलो कलर का है, जैसा भी, तो ये कलर के फॉर्म में फ्रीक्वेंसी को सोचा जा सकता है। खैर, अब मुद्दे की बात ये क्या है कि जो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी होती है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कैसी होती है, इस डायग्राम को याद रखिएगा, पूछा जाता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाया जाता है वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ती है, या नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलने वाले, पहले 1000 निकल रहे हैं, ज्यादा इंटेंसिटी कर दोगे तो 1000 की जगह 2000 निकलने लगेंगे। इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो कि हमारे ओरिजिन से पास होती है। ध्यान रखिएगा, एक छोटा क्वेश्चन आगे मिलेगा आपको। तो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, फिक्स्ड एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, इंटेंसिटी नॉट फिक्स्ड, इंटेंसिटी वेरी कीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगी। आगे बातचीत करते हैं इसी तरीके से। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल की बात करें तो आप देखते क्या है बेटा कि I1 I2 I3 यानी इंटेंसिटीज को घटा बढ़ा कुछ भी ले, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, यहां पर आपने जो पोटेंशियल लगाया है, जब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ बढ़ना चाहता है तो ये कहता मत आओ, निगेटिव है इलेक्ट्रॉन, अगर मैं निगेटिव बन जाऊंगा तो उसको रिपेल कर दूंगा, तो उतना पोटेंशियल जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन मुझ तक ना पहुंच सके उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसको नॉर्मली हम लोग V0 से शो करते हैं। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब होता है। तो कोई भी इंटेंसिटीज ले लें, सबके बारे में देख रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 माइनस कह दीजिए क्योंकि निगेटिव होगा, माइनस V0 सेम रहने वाला है। बड़ी अच्छी बात। अब इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, अगर आप पोटेंशियल को बढ़ाना शुरू कर देते हैं तो आप क्या देखते हैं कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है K मैक्स, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं समय बचाने के लिए, ½ m v स्क्वायर मैक्स या V मैक्स स्क्वायर इक्वल टू EV0।
तो जब स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आप बढ़ा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ये ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट करने के बाद इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात की जाती है। तो देखा क्या गया कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमको चाहिए होती है, कम से कम अगर उस फ्रीक्वेंसी से कम की लाइट हम डालेंगे तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। इसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को पूछा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो आप तैयार कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसी के बारे में लॉज बना दिए गए कि जो अभी हम लोगों ने सारी बातें देखी थी, जहां फेलियर है वहां की बात करते हैं जो देखा हम लोगों ने। इसमें चौथा पॉइंट ये कि था, जो आप ध्यान कर लें कि इंस्टेंटेनियस इफेक्ट था। ये जैसे ही लाइट पड़ती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाता है खुद से एकदम नो डिले, जैसे ही लाइट पड़ी वैसे ही निकल गया, इंस्टेंट है। बहुत अच्छी बात। अब देखिए क्या होता, फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी क्यों हो गई? वेव थ्योरी इन बातों को बताने में समर्थ क्यों नहीं हुई, अनसक्सेसफुल क्यों हुई? क्योंकि यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी थी के मैक्स, किसकी? इलेक्ट्रॉन की, वो डिपेंड कर रही थी स्टॉपिंग पोटेंशियल पर, वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती थी। जबकि वेव के हिसाब से अगर हम लोग किसी की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, हम जानते हैं उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती इंटेंसिटी। वेव नेचर की बात कर रहे हैं, आई मतलब इंटेंसिटी, करंट मत समझ लेना है, इंटेंसिटी, तो उसकी एनर्जी भी बढ़ जाती है। इंटेंसिटी बढ़ाने पर जब एनर्जी बढ़ जाती है तो ये भाई एनर्जी बढ़नी चाहिए, लेकिन ये तो हुआ नहीं भाई। इंटेंसिटी बढ़ाने पर के मैक्स नहीं बढ़ा, डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये तो गड़बड़ हो गई। समझ में आ रहा होगा किस पे डिपेंड कर रहा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। पहला फेलियर। दूसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्यों चाहिए, क्यों मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए? इसको भी क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इसकी डिटेल्ड में स्टडी मैंने कराई है, अभी आपके सामने से चीजें ले जा रहा हूं याद दिलाने के लिए केवल। और तीसरी हुई इंस्टेंट नेचर ऑफ द फिनोमिना। मतलब वेव है तो वेव जब पड़ेगा तो चारों तरफ समान रूप से पड़ेगा, कुछ उसको हीटअप होने में कुछ समय लगना चाहिए, कुछ डिले होना चाहिए। तो जैसे ही पड़ता है फुदुक करके इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, रुकता ही नहीं है। तो ये फेल कर गई क्लासिकल वेव थ्योरी। अब इसको संभालने के लिए तरह तरह की बातें होती रही। फिर आइंस्टाइन साहब पिक्चर में आए और उन्होंने मेरे ख्याल से 1905 में ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया। यानी उन्होंने बताया जो इलेक्ट्रॉन है, जो ईएम वेव्स हैं वो फोटोनिक नेचर की हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी हैं जो फॉल करती हैं प्लेट पर, और ये उससे सारी घटना को समझाया। यानी ये जो चक्कर था इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों पार्टिकल के कोलिजन से होने वाली घटना है, वेव खत्म कर दी उन्होंने, बाद पार्टिकल नेचर साबित कर दिया। और इसके लिए नोबेल प्राइज भी उन्हें मिला था 1921 में शायद, अगर मैं सही बता रहा हूं तो। डेट्स की बात कर रहा हूं, नोबेल प्राइज तो मिला ही था। तो ये सारी बातें उन्होंने बताई। देखिए ये जो इक्वेशन उन्होंने बताई बड़ी काम की है। ये के मैक्स जब भी आपको लेना होगा, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू का मतलब होता है जो रेडिएशन आप फॉल करा रहे हैं उसकी एनर्जी। एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईएम वेव, और साथ में W नॉट वर्क फंक्शन है, ये आप पहचानते हैं। तो इस इक्वेशन को आप जरूर पकड़ के रखिए। इसे बोलते भी हैं, लिखते भी हैं कि आइंस्टाइन इक्वेशन। आपसे पूछा जाए तो आप लिखिएगा। तो के मैक्स कितनी होगी? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। आप वर्क फंक्शन को घटा मारिए, जितनी एनर्जी दी। मान लीजिए किसी को 10 जूल की एनर्जी दी समझाने के लिए, और घर से निकलने के लिए ये 3 जूल लेता है, तो ये कितनी एनर्जी लेके निकलेगा? 7 जूल। 3 जूल तो खर्चा कर दिया परमिशन लेने में पापा से तो ये कितनी एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन साहब आएंगे? 7 जूल, क्योंकि 3 जूल की एनर्जी तो उन्होंने पापा मम्मी को सेट करने में लगा दी समझ पा रहे होंगे, यही कार्यक्रम इसमें, बस याद रखिए, मजा लीजिए। आगे चलते हैं, बात आप समझ गए। ये एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी उन्होंने बताया कि इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी मींस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटॉन्स। इन्होंने बताया कि जब हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि यहां पर इंटेंसिटी का मतलब क्या है? ये मान लीजिए 3-4 खिलाड़ी थे, कहीं पर पढ़ रहे थे, अब इंटेंसिटी बढ़ा दिए तो 4 की जगह हमने 6 कर दिए, तो हमने नंबर बढ़ा दिए, लेकिन पर्टिकुलर एक की एनर्जी नहीं बढ़ाई। एक की नहीं बढ़ाई, ज्यादा फोटोन टक्कर मार दिए। तो ज्यादा फोटोन टक्कर मारोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो ज्यादा एनर्जी लेके नहीं निकलेगा, क्योंकि उसको तो एक को तो ज्यादा दिए नहीं है, नंबर बढ़ा के दिए गए हैं। समझ पाए? जैसे कि आपने
एक सेना भर्ती की, तो 2000 सैनिक की जगह 4000 सैनिक, लेकिन सारे सैनिक उस सैनिक की तगड़ी ट्रेनिंग नहीं दी, तो है तो ढीले मिले सब, आगे बहुत सारे। खैर, एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये बात, क्योंकि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में जो वेव पड़ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन से कम हो गई तो ये निगेटिव आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी निगेटिव आने का मतलब सेंसलेस, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती। ये बातें इन्होंने समझाई जो आप पकड़ पा रहे होंगे। और एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम लैग, यानी टाइम लैग नहीं होता क्योंकि ये दो पार्टिकल के बीच की टक्कर है, टक्कर टक्कर टक्कर, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट हो गया। तो ये सब आपने देखा कि ये क्या चीज प्रूव करती है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, फोटोन की ये प्रॉपर्टीज है जो आपको मालूम होनी चाहिए। और तो क्या बताया गया कि भाई वेव नेचर तो था ही लाइट में, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, साथ में ये पार्टिकल नेचर हो गया। तो पक्की तौर पे इस पर डुअल नेचर है, यानी पार्टिकल नेचर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और साथ में वेव नेचर है जो आपने अभी तक पढ़ा था। तो ये डुअल नेचर हो गया। अब बात शुरू, ये कुछ कॉन्स्टेंट्स वगैरह का फिगर है वो आप तैयार कर सकते हैं। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन की बात करते हैं, ये रेडिएशन की बात हो गई साहब। अब आता है कि जो मैटर है इसके भी डुअल नेचर होते हैं। डिब्रॉय, ये डिब्रॉगली लिखते हैं, डिब्रॉय पढ़ते हैं। तो डिब्रॉय साहब बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा भाई नेचर को सिमेट्री पसंद है, अगर ए से बी बनता है तो बी से ए बनना चाहिए, सिमेट्री का ये मतलब है। तो उन्होंने कहा जब वेव के पास दोनों प्रॉपर्टी है तो नेचर मैटर को डिप्राइव नहीं करेगा, उसको भी दोनों प्रॉपर्टी देगा। तो इनका बहुत तगड़े से मानना था कि जो मैटर होते हैं, मैटर मतलब ये समझ लीजिए, उसके साथ मैटर वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए, होती है, लेकिन वेव वाली भी होनी चाहिए। ये एक जबरदस्त रिवोल्यूशनरी आइडिया लेके आया, हाइपोथेसिस लेके, बाद में सही साबित हुई। उस समय भी जो उन्होंने बातें बताई बराबर बैठी एक्सपेरिमेंट वगैरह से। तो इस बातों को देखते हुए उन्होंने कहा कि जो मोशन कर रहे होते हैं, द वेव्स एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल्स, अभी जो मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे रहते हैं, इसको मैं कराऊं तो ये वेव कितनी जनरेट करेगा, नहीं वो इलेक्ट्रॉन की बातें करने लगे। कॉल्ड मैटर वेव्स, जो मैटर वेव्स होती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती, ध्यान रखिएगा, ये अलग टाइप की वेव है। इट इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। तो डिब्रॉय वेव की इक्वेशन ये एग्जाम में पूछी जाती है कि डिब्रॉय वेव की इक्वेशन लिखिए। ये डिब्रॉय वेव की इक्वेशन होती है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mc, p मतलब मोमेंटम। तो लैम्डा यानी वेवलेंथ, जो मैटर मूव कर रहा है वो कितनी वेवलेंथ अपने पास होल्ड कर रहा है, h अपॉन mc या h अपॉन मोमेंटम p। और इसी तरह ये फॉर्मूला याद रखिएगा, h अपॉन mv। बहुत सुंदर बात, आगे लेके चलते हैं। ये सारी बातें लिखी है यहां पर, मेन बात ये थी जो आपको ध्यान देनी चाहिए, बाकी तो ध्यान देनी चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती, ये मैटर वेव्स हैं, ये चार्ज पार्टिकल से लिंक नहीं है। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, तो 3 वेरी लगा देना चाहिए, कोई भी बच्चा इसको मिस ना करे, 3 4, क्योंकि ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, h प्लैंक कांस्टेंट, p है मोमेंटम, इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2 mk, k है काइनेटिक एनर्जी, और h अपॉन 2 mev, v है एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, लिखा हुआ है पोटेंशियल है ये, और ये भी पोटेंशियल है, इस फिगर को भी याद रखिए। तो ये 4 पार्ट हैं, किसके वेवलेंथ है, ये मैटर वेव की, ये आपको मालूम होनी चाहिए, उम्मीद है पकड़ पाए होंगे। अब आ जाता है इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में डिब्रॉय वेव इक्वेशन जो ये थी कैसे आती है, कह लिखा था उन्होंने, उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। दूसरा आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये बहुत ही तगड़ी और इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का समझ लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये कहां से आ रहा है, क्या इसका लॉजिक है, आपको पता होना चाहिए, घुमा फिरा के पूरा चैप्टर ही है, यही सब पूछा जाता है। आगे की बात कर लेते हैं। अगेन जो मैंने बात की थी, ये आप लैम्डा की वैल्यू याद रखिए, कैसे होती है बताइए, कुछ प्रॉपर्टीज है कहां से आती है, दिस इज अगेन वही स्लाइड है जो कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा आपको। आते हैं अगले सेगमेंट पे, जिसे बोलते हैं एमसीक्यू, लगाते हैं सवाल मजे से, आइए। तो बच्चों करते हैं एमसीक्यू के क्वेश्चंस, बहुत ही आसान, मजेदार, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। तो एमसीक्यू क्वेश्चन पे आते हैं, पहले सवाल पे आते हैं। द वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन नीडेड टू रिमूव ए प्रोटॉन फ्रॉम ए न्यूक्लियस विच इज बाउंड टू द न्यूक्लियस विथ 1 MeV एनर्जी इज नियरली। अब देखिए कितनी एनर्जी से बाउंड है प्रोटॉन, वो बाउंड है
1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो लिख देना चाहिए क्या, 1 इंटू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी से बाउंड है। तो ये इसका वर्क फंक्शन हो गया बेटा कि इतनी एनर्जी दोगे तब ये मुक्त होगा, वरना ही कर्जा ले रखा है इतना, है ना। अब चलो देखते हैं, हमें इतनी ही एनर्जी उसको देनी है, तो एनर्जी सप्लाई कैसे करोगे, एच न्यू ई से करोगे, जिसे लिखते हो एच न्यू, और लेमडा शायद पूछा है ना, द वेवलेंथ, हाँ लेमडा, तो ये न्यू को आप लिख लो एच सी अपॉन लेमडा। आप जानते ही लेमडा निकालने में आसानी हो जाएगी। अब लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी, एच सी अपॉन 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कर लेते हैं जूल वूल के लिए, मतलब जो वैल्यू रखेंगे। अब जो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो 6.62 एसआई सिस्टम में 10 की पावर -34 और 3 इंटू 10 की पावर 8 करीब करीब एसआई सिस्टम में ये, और नीचे वैल्यू हो गई 1.6, और इन दोनों का एडजस्ट करोगे तो 10 की पावर -13 आ जाएगा। 19 में से 6 गए 13। अब यहां पे लेमडा को सॉल्व कर लीजिए, देखिए तो ये वैल्यू करीबन बन जाएगी 6.62 इंटू 3 अपॉन 1.6, और ये रहा, तो 34 में 8 गया तो कितना बचा बेटा 26, और 26 में 13 और कम कर दीजिए आप, तो 10 की पावर -13। तो बच्चों आगे इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपको बन जाएगी बेटा 12.41 इंटू 10 की पावर -13 मीटर। अब 10 की, क्योंकि आंसर देखिए नैनोमीटर में सब दे रखे हैं, तो हम लोग नैनोमीटर में 10 की पावर -9 अलग कर लो, तो 12.41 इंटू 10 की पावर 4 कम कर लिया इंटू 10 की पावर -9 मीटर, ये बन गया नैनोमीटर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा 12.41 इंटू 10 की पावर -4 नैनोमीटर। अब ये देखिए 12.41 ये ऑप्शन है इसमें, क्योंकि ये पॉइंट लोगे इधर तो -3 बचेगा, तो आंसर इज 1.2 इंटू 10 की पावर -3 नैनोमीटर। ध्यान रखिएगा ये डेसिमल मैंने 1.2 किया, इसलिए यहां पर पावर एक कम कर दी है, और ये ऑप्शन नंबर बी आपके सामने आ गया। बाकी ऑप्शन बहुत दूर दूर तक नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में कभी भी कहीं भी मिलेगा पक्का। आगे चलते हैं दूसरे एमसीक्यू पर। ये रहा दूसरा एमसीक्यू, ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज इल्यूमिनेटेड बाय ए पॉइंट सोर्स ऑफ 1 मीटर अवे। अब यहां पर कुछ सेटअप हम लोगों ने किया होगा, और यहां कहीं मान लीजिए सोर्स है जो 1 मीटर दूर है, भी ऐसा समझ लेते हैं, दिस इज 1 मीटर। डायग्राम आपके लिए बना दिया, यहां से इलेक्ट्रॉन फुदुक के बाहर जाएगा उधर। द प्लेट एमिट्स इलेक्ट्रॉन हैविंग स्टॉपिंग पोटेंशियल V। अब यहां पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल इस समय है वो साहब आपका V0 की वैल्यू V दे रखी है। क्या कह रहा है, देन V डिक्रीजेस एज डिस्टेंस इंक्रीजेस। कह रहा है सोर्स का डिस्टेंस हम बढ़ा दें तो V हमारा इंक्रीज कर जाएगा। जी नहीं, V पे कुछ V डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, है ना। और फ्रीक्वेंसी आप दूर करने से फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, दूर करने से इंटेंसिटी बदलती है, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। V इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस R। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये फंडा आपका क्लियर होना चाहिए, वैसे होगा ही, और आसानी से काम, थोड़ा डायग्राम बना देने पे और ज्यादा समझ में आने लगता है। चलिए आगे की बात करते हैं। इन ए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द इंसिडेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस वन इज 2 वोल्ट। मैं इसको V01 लिख देता हूं, इसकी वैल्यू 2 वोल्ट है, और लैम्डा 1 ये बताते हैं कितना 4000 एंगस्ट्रॉम है। इफ द वेवलेंथ बी चेंज्ड, वेवलेंथ को लैम्डा 2 इन्होंने कर दिया है 3000, द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी V02 की वैल्यू कह रहे हैं, बता दीजिए कितनी होने वाली है। इन ए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द इंसिडेंट लाइट। अब ये देखिए, ध्यान दीजिए, ये यहां पर लाइट पड़ रही थी, इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां लगा रखा था V0 आपने। तो अगर इस पे फॉल होने वाला वेवलेंथ बदल दें, ये क्या होता है, इस पे फॉल होने वाली एनर्जी होती है h न्यू, और अगर लेमडा के फॉर्म में लिखो तो एच सी अपॉन लेमडा। ये जो फॉल कर रहा है दिस इज h न्यू, या इसी को एच सी अपॉन लेमडा, ये जो एनर्जी फॉल कर रही है। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए कि अगर हमने लेमडा को घटा दिया है,
अगर लेमडा घटा दिया तो इसकी एनर्जी, लेमडा को डाउन करोगे तो एनर्जी अप हो जाएगी ना। जब एनर्जी बढ़ गई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा रोकने वाला, क्योंकि एनर्जी, जैसे ही एनर्जी बढ़ जाएगी काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा वो ज्यादा एनर्जी से निकलेगा। जब ज्यादा एनर्जी से निकलेगा तो रोकने के लिए ज्यादा आपको पोटेंशियल डेवलप करना पड़ेगा। तो वी नॉट की वैल्यू क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी, यानी 2 वोल्ट से ज्यादा होगी। ज्यादा, ज्यादा का मतलब मोर देन 2 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी। आप, उम्मीद है मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए और आप बात पकड़ पाए होंगे कि एनर्जी बढ़ने से 2 वोल्ट से ज्यादा की चाहिए, तो ये 2 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगी, कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फॉर लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू हायर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बस शर्त यह है कि यह कहानी तभी बनेगी जब यह कहानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, जो फ्रीक्वेंसी पड़ रही है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, जो कि है ही। तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यह ऑप्शन सही है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इस तरीके से आप समझ सकते हैं बेटा। आपको याद भी होगा, कहीं अभी सवाल भी आएगा कि ये एक ग्राफ भी बनाया था आपने कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते जा रहे हैं, इंटेंसिटी, कई बच्चे इसको करंट समझ लेते, तो थोड़ा संभाले रहिएगा। और इधर आपकी जो करंट इधर होती है, करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वो इस तरफ बढ़ती जाती है। बहुत अच्छी बात। अगली बात देखते हैं, द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बीम एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 60 वोल्ट। आपने देखा था एक फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू 12.3 अपॉन अंडर रूट वी। वी मतलब पोटेंशियल था, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वेलोसिटी, वेलोसिटी ना समझ लेना, इसलिए लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक भी लिख दो। देखो स्पेलिंग इसका भिड़ाए हूं, ठीक है कि नहीं। तो 12, ये, हाँ, ये जो वैल्यू होती थी एंगस्ट्रॉम में होती थी भाई, आज और रबर ये मिटाना मुश्किल रहता है यहाँ। तो ये वैल्यू हो गई एंगस्ट्रॉम। तो 12.3 अंडर रूट 60 वोल्ट का कहानी थी, इतनी वैल्यू आएगी। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 12.3, ये वैल्यू हो जाएगी 7.74 जहां तक। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1.589 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू देखिए यहां पर आ रही है, और ये इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये देख पा रहे होंगे आप। तो ये फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने बताया था, घुमा के राफे के डी ब्रॉय की जब भी ये बात करेंगे इसी पे ले जाएंगे आपको। आइए अगला सवाल, द वर्क फंक्शन ऑफ ए सरफेस ऑफ ए फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वर्क फंक्शन है, जिसे आप फाई नॉट, डब्ल्यू नॉट कुछ भी बोलिए, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 5 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, 5 वोल्ट। लाइज इन दी, अच्छा, जो 5 वोल्ट है, जो रेडिएशन पड़ रहा है, तो रेडिएशन जो पड़ रहा है वो किस रेंज में है, आप समझ पाए हैं। ये प्लेट है, यहां पे कुछ रेडिएशंस पड़ रहे हैं, एच न्यू जिसे आप बोलते हैं, एच सी अपॉन लेमडा। यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है 5 वोल्ट, और इसका वर्क फंक्शन दे रखा है 6.2, इसका फाई नॉट दे रखा है 6.2 इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी क्या इक्वेशन बनती थी हमारी, एच न्यू जो ईएम वेव की एनर्जी फॉल हुई, माइनस वर्क फंक्शन, और जितनी काइनेटिक एनर्जी लेके निकला वो ई वी नॉट के बराबर होता था। तो ये काइनेटिक एनर्जी होगी जो कि ई वी नॉट के बराबर होगी। फर्स्ट क्लास पहचानते हैं इसे आप। अब यहां पर जिक्र किया, मैं लेमडा पकड़ता हूं तो इसको एस सी अपॉन लेमडा लिख देता हूं। यहां फाई नॉट की वैल्यू लिख रहा है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 10 की पावर -19 चेंज कर लिया, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और V नॉट की वैल्यू दे रखी है यहां पर, इंटू V नॉट था 5। अब इस पूरी, देखिए इसको अलग से समझना, ये 5 है, यहां पर ये अगर मैं चलाऊंगा डिलीट वाला तो ये पूरा फोटो है तो वो उड़ जाता है, तो हमेशा ऐसे करना पड़ता है, ऐसे होगा नहीं। ये देखिए 2 लाइन बनने लगी। एनीवे चलो, तो ये 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड मार देते हैं, तो यहां पर देखिए वैल्यू क्या आ गई, अभी मैं नहीं लिख रहा हूं, अभी लिख दूंगा इसके बाद। तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये रहा लेमडा, -6.2, और यहां वैल्यू हो गई कितनी साहब, 5। देख पाए होंगे। इसको उधर जोड़ ले जाओ, थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूं।
अब यहां पे लेके गए, अब मैं इधर लिखता हूं तो यहां ऐसा कर सकूंगा, फोटो खत्म हो जाएगी। तो Sc अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू लेमडा, और ये 6,511.2 हो गया। बहुत सुंदर। आगे चलो, अब लेमडा निकालना है, तो लेमडा इज इक्वल टू, वैल्यू रख दो सारी। H की वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन दिस वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। मेरे ख्याल से बिल्कुल सही लिख रहा हूं। और साथ में लेके चलिए 11.2। अब इसको कुछ नहीं करना, इसको आपको सॉल्व कर लेना। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये करीब करीब आ जाएगा 1.10 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर, जिसे आप लिख सकते हैं आराम से 1100 एमस्ट्रॉम के बराबर। ये किस रेंज में है? देखिए, जो विजिबल रेंज होती है वो 4000 से लेकर मोटे तौर पे 7,500 एमस्ट्रॉम तक रहती है विजिबल रेंज। और ये रेंज आपको 1100 दिख रही है, इससे छोटी है तो ये यूवी रेंज में आ जाएगा, अल्ट्रा वायलेट में, जैसा आप समझ पा रहे होंगे। तो ये कहां गई कहानी? दिस इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जिसे बोलेंगे अल्ट्रा वायलेट रीजन। तो इस तरीके से पहला वाला सही हो जाएगा और आपको ये पकड़ के रखना चाहिए। चलते हैं अगले सेगमेंट में, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। आइए करते हैं सवाल। बच्चों, करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले सेगमेंट वाले क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं पहला सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये रहा पहला क्वेश्चन, स्टेट डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको सेंसिटाइज कराने के लिए लिखा है कि आप इसको किसी भी रूप में मिस मत करिएगा। डी ब्रॉय हाइपोथेसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैम्डा या मैटर वेव्स की जो बात कही जाती है वो जरूर अच्छे से आप कर लीजिएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है बेटा कि व्हाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर, गिव रीजंस। ये मैंने अभी जब रिवीजन कराया था आपका, शुरुआत में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हुआ गया था, वहां पे ये जिक्र किया था कि हम ये वेव में इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ती है, लेकिन यहां हमने देखा कि इंटेंसिटी हम कितनी भी बढ़ा दें, स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ता, उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो नहीं बढ़ते हैं, डिपेंड ही नहीं करता है इंटेंसिटी पर। तो ये एक क्लासिकल फेलियर था। और भी 2-3 पॉइंट थे जो आपने देखा था कि टाइम लैग नहीं था, इंस्टेंट निकल रहा था इलेक्ट्रॉन। ये सब बातें थी जो क्लासिकल वेव नेचर को सफलतापूर्वक एक्सप्लेन नहीं कर पाता है इसको। आगे बात करें, राइट द बेसिक फीचर ऑफ द फोटोन। ये अभी आप तैयार रखिएगा, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक में जिसे इन्होंने बताया था एक हाइपोथेसिस करके कि फोटोनिक नेचर होगा। आगे की बात करते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए दिखा रहा हूं कि तैयार करिए। राइट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल ही जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। ई की वैल्यू होती है वही एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन या एच न्यू नॉट, और भी तरीके से लिखा जाता है, तरह तरह से आप लिख लीजिएगा, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द टर्म्स। देखिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था, घूम फिर के पूछेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तैयार रखिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है ये भी पूछा जाता है, तो ये आप ये दोनों ही बातें तैयार रखिएगा, कभी भी आएगा एग्जामिनेशन में। आगे बात, ये अब शायद न्यूमेरिकल आ गया है, ये 2019 में आया हुआ न्यूमेरिकल, इसको करते हैं हम लोग। देखिए, लिखा हुआ है एन अल्फा पार्टिकल, ध्यान रखिएगा, अल्फा पार्टिकल एंड ए प्रोटॉन। ये बड़ा पूछा जाता है अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन एग्जामिनेशन में। ऑफ द सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, आर इन टर्न अलाउड टू पास थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड बी एक्टिंग नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, क्यू भी लग जाएगा। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पास डिस्क्राइब्ड बाय दम। रेडियस निकालना है, तो हम जानते हैं जो रेडियस होता था आर, वो नॉर्मली जो होगा वो mv अपॉन क्यूबी, मैग्नेटिक फील्ड में जब परपेंडिकुलर हम जाते थे। बाकी हमने और जो रेडियस की बात देखी थी उसको कैसे लिख सकते हैं, 2mk, इसी mv को 2mk लिख सकते हैं इस तरह से, और इसको तो क्यूबी रहने दो। k क्या है? k है काइनेटिक एनर्जी, ठीक, इसी को लिखने में ये वेलोसिटी थी, इस तरह से इसको रेडियस में लिखा जा सकता है। अब यहां पर देखिए, जो अल्फा की काइनेटिक एनर्जी थी वही प्रोटॉन की थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। साथ में जो मास ऑफ अल्फा होता है वो 2He4 होता है, वो 4 गुना प्रोटॉन के मास से ज्यादा होता है। जो चार्ज होता है अल्फा पर वो डबल होता है प्रोटॉन के चार्ज से। 2He4 होता है, आप जानते ही हैं, तो चार्ज डबल, मास 4 टाइम्स, पकड़े रहिए, यही लगाना है। अब यहां पर हमको
रेशियो निकालना R1 अपॉन R2 या R अल्फा अपॉन RP। जिक्र कर लिया जाए, अगर मैं थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लेता हूं, R अल्फा अपॉन RP निकालने का है। तो R अल्फा की वैल्यू लिख दीजिए यहां पर √2m अल्फा K अल्फा, जो कि K अल्फा वगैरह सेम हो जाएगा, खैर अभी रहने देते हैं। और ये रहा Q अल्फा इंटू बी होल अपॉन नीचे √2m ऑफ प्रोटॉन K प्रोटॉन अपॉन Q प्रोटॉन इंटू बी। अब देखिए क्या क्या चीजें कटने वाली हैं। अगर मैं कैंसिल करूं तो K अल्फा और Kp कट गया, 2 से 2 कट गया, K अल्फा Kp क्यों कट गया? क्योंकि ये दोनों इक्वल दिया हुआ था। साथ में B भी कट गया, ये भी देख पाए होंगे आप। तो वैल्यू क्या बनी? R अल्फा अपॉन RP। अब ये जो QP था ऊपर चला गया, यानी QP, और ये √2 तो उड़ चुका है, इसको हटा दीजिए, और M अल्फा, और यहां वैल्यू रखोगे तो क्या रखोगे? Q अल्फा और √MP। अब इसको मिटाना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आप जान ही रहे हैं, इसको मिटाने के लिए मुझे एक काम कर सकता हूं कि मैं इसके पीछे वाले को ऊपर शिफ्ट कर, चलो कोई नहीं, तो ये यहां शिफ्ट कर देता हूं। अब ये मिट जाएगा आराम से, इसको मैं उड़ा देता हूं। ठीक है साहब, आप समझ पाए होंगे, बाकी वर्किंग तो समझ ही रहे हैं। अब यहां पर देखिए वैल्यू रख देता हूं इसकी, तो QP अपॉन Q अल्फा, QP अपॉन Q अल्फा यहां से निकालोगे तो कितना आएगा? 1/2 QP अपॉन Q अल्फा। तो ये रहा साहब 1/2, साथ में अंडर रूट में M अल्फा अपॉन MP, तो M अल्फा अपॉन MP करोगे तो 4 बचेगा, रूट ले लो 4 का, 4:1। ठीक, तो ये आ गया 1/2 और ऊपर भी आ गया 2, तो वैल्यू हो गई 1। यानी इन दोनों का R अल्फा और RP, ये दोनों वैल्यू 1 के बराबर हैं। RP इज इक्वल टू 1:1, ये इसका रेशियो है। बेसिकली दोनों बराबर हैं, आप ऐसे भी लिख सकते थे यार। तो ये सवाल, ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आपसे बहुत पूछे जाते हैं। तैयारी रखिएगा, अल्फा और प्रोटॉन के बीच में कुछ भी नहीं है, ये थोड़ी सी जानकारी ये आपके पास होती ही है, उम्मीद करता हूं। ऐसे फॉर्मूले यहां लगते रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी पिकअप करते हैं, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है वो भी, आइए देखते हैं। 2017 एंड 2010 में आपको मिला था। एन अल्फा पार्टिकल, वहां बातें जान चुके हैं, एंड ए प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय द सेम पोटेंशियल। फाइंड द रेशियो ऑफ द डिब्रॉय वेवलेंथ। डिब्रॉय वेवलेंथ का रेशियो पूछ रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू डिब्रॉय के अकॉर्डिंग क्या थी? H अपॉन √2mk, K था काइनेटिक एनर्जी, और अगर हम QV में चेंज कर दें तो H अपॉन 2mqv। ये V क्या है? ये वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल है, पकड़े रहिएगा। तो V इज पोटेंशियल, ठीक, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। बात समझ में आई होगी। अब इसी का इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे। तो अगर मैं सीधे ही वैल्यू रखता हूं, देखिए आप पकड़िएगा मेरी बात, खैर मैं ये लिख देता हूं पहले। लिखने का मतलब क्या है? मास आएगा इसमें, तो मास ऑफ अल्फा कितना होगा? प्रोटॉन के मास से 4 गुना ज्यादा, ठीक। और इसी तरह चार्ज भी आएगा, चार्ज ऑन अल्फा होगा डबल ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। इस बातों को ध्यान रखना है। बाकी सेम पोटेंशियल है, तो दोनों के लिए V सेम होने वाला है। इन बातों को समझते हुए सवाल लगा लेते हैं और इसका खेल हो जाएगा खत्म। तो साहब फाइंड द रेशियो ऑफ द डिब्रॉय वेवलेंथ, ठीक है। लैम्डा 1 लिखता हूं, लैम्डा अल्फा लिख देता हूं, लैम्डा अल्फा ऊपर ले लेता हूं, लैम्डा P नीचे ले लेता हूं। लैम्डा अल्फा के लिए लिखेंगे तो H लिखेंगे पहले, अपॉन √2m अल्फा Q अल्फा इंटू V होल अपॉन, फिर प्रोटॉन के लिए H अपॉन 2 मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन इंटू सेम पोटेंशियल। क्या क्या वैल्यू देखिए कटने वाली हैं? H से H कट गया, 2 से 2 कट गया, V से V कट गया। तो यहां से क्या मिला? लैम्डा अल्फा, लैम्डा प्रोटॉन, रूट चल ही रहा है तो रूट दोनों के ऊपर ऐसे लगा लो। ऊपर वैल्यू क्या आती है बेटा? ये ऊपर चली जाएगी, तो MP
QP अपॉन M अल्फा इंटू Q अल्फा। आप देख पा रहे हो अपॉन अपॉन में था तो ये ऊपर चला गया है। अब मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा, ये 1/4 आ जाएगा रूट के अंदर, और चार्ज ऑन प्रोटॉन अपॉन चार्ज 1/2 आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे ये रहा 1/2। तो वैल्यू कितनी हो गई 1/√8, यानी वैल्यू लिखना चाहिए तो 1/2√2। बस यही आंसर आ गया आपका। देखिए इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। फाइनल आंसर इज लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा पी इज इक्वल टू 1/2√2। दिस इज योर आंसर। तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, आने ही चाहिए आपको। चलते हैं अगले सवाल पर, आइए। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए वही अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन टहलता हुआ मिलेगा, ये एग्जामिनेशन में आता ही है। तो ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, अगेन आप जानते हैं मास ऑफ अल्फा पार्टिकल का डबल द मास ऑफ 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन होता है, और चार्ज होता है 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ये 4 है, मिटाने में थोड़ी दिक्कत होगी इधर। तो सेम डी ब्रॉय वेवलेंथ, वेवलेंथ सेम है दोनों की, लैम्डा सेम है। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का जिक्र कर रहा है। तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की बात करते हैं हम लोग। इसकी वैल्यू क्या होती है, हम जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन मोमेंटम, यानी h अपॉन √2m QV। ये V यहां पर क्या है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ध्यान रखिएगा क्योंकि इस सवाल में आगे V भी पूछा है सेकंड पार्ट में, एंड देयर स्पीड्स। ठीक है, उसे जिक्र बाद में करेंगे, अभी इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। अब देखिए बेटा, यहां पर हमें चाहिए रेशियो, चाहिए किसका, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का, यानी V1 V2 चाहिए। तो पहले V निकालो तो बोथ साइड स्क्वायर कर दो। तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 2mQV। V का मतलब पोटेंशियल एक्सेलरेटिंग, h स्क्वायर अपॉन 2mQ, और V उधर चला गया, लैम्डा स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे हाथ लगा, इसी फॉर्मूले की मदद लेने वाले हैं, h स्क्वायर अपॉन 2mQ लैम्डा स्क्वायर। अब यहां पर कर लो आप V प्रोटॉन अपॉन V अल्फा। रेशियो की बात कर रहा था, प्रोटॉन अल्फा ले लो या अल्फा अपॉन प्रोटॉन ले लो, जो मन चाहे वो ले लो, कोई समस्या की बात नहीं। अब यहां वैल्यू रखो बेटा, कलर बदल लेंगे हम लोग। तो ये रहा h स्क्वायर अपॉन 2 मास ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन का जिक्र चल रहा है, चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड लैम्डा स्क्वायर होल अपॉन, नीचे लिख लेते हैं h स्क्वायर, और ये हुआ 2 इंटू मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑन अल्फा और लैम्डा स्क्वायर। क्या क्या कटेगा बेटा इसमें से, तो आप देख रहे हैं h स्क्वायर से h स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट गया। वैल्यू क्या आई, m अल्फा इंटू Q अल्फा, और ये हो गया मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन। ये कहानी देखिए बनी। अब बड़ी सुंदर सी बात है और आसानी से आप इसको लिख सकते हैं, Vp अपॉन V अल्फा, मास ऑफ अल्फा अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। अल्फा 4 गुना ज्यादा भारी होता है, जैसा आप जान लेते, वैल्यू हो गई 4, और चार्ज में अल्फा डबल होता है तो इंटू 2, समझ पाए ना रेशियो से, ये वैल्यू हो गई 8। तो बस ये आंसर आ गया, Vp अपॉन V अल्फा इज इक्वल टू 8 अपॉन 1। ये देखिए पहला आपका बहुत ही आसानी से आंसर आ गया है। अब दूसरे में वेलोसिटी का जिक्र कर रहा है, आपने देखा, तो वेलोसिटी का अगर जिक्र कर रहा है बेटा, तो वेलोसिटी से बात कर लेते हैं। वेलोसिटी में जो लैम्डा क्या होती है, h अपॉन मोमेंटम p। मोमेंटम p को लिखते हो m इंटू, यहां पे v को देखो मैंने ये थोड़ा घुमा दिया है, ये क्या है, ये यहां पर स्पीड या वेलोसिटी है, आप समझिए। ठीक, ये पोटेंशियल नहीं है, मोमेंटम की जगह लिखा हुआ है। तो v का जिक्र करेंगे तो v कितना मिल जाएगा, यहां से v आ जाएगा बेटा h अपॉन m इंटू लैम्डा। वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहा है तो कर दो भाई v प्रोटॉन अपॉन v अल्फा। तो h अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इंटू लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, जो कि सेम है इस केस में, h अपॉन मास ऑफ अल्फा
लेमडा सेम थी, सारी वैल्यू कट गई, वैल्यू बची m अल्फा अपॉन mp। मास अल्फा पार्टिकल का प्रोटॉन से 4 गुना भारी रहता है, तो ये वैल्यू 4 हो जाएगी, 4/1। और आंसर आ गया यहीं पर, थोड़ा उसको ऊपर करके लिख देता हूं। अब कैसा भी सवाल आए, मुझे उम्मीद है आप 100% करके ही आने वाले हैं। 4:1, ये देखिए इस तरह से सवाल ही किया जा सकता है बड़े आराम से। इस तरह से सवाल लगाइए, सारे सवाल सही हो जाएंगे। चलते हैं इसके अगले सवाल पे, आइए। अब देखिए अगला सवाल क्या बोलता है, ये भी इंटरेस्टिंग है। ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स एमिटिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, वेवलेंथ दे रखी है 600 नैनोमीटर, तो ये रहा साहब मीटर में। हैज ए पावर आउटपुट ऑफ पावर का मतलब होता है W/T, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम 66 वॉट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इन 2 मिनट्स, 2 मिनट के अंदर कितने निकलेंगे ये बताने का है अपने को। बड़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। एनर्जी की वैल्यू देखते हैं क्या आने वाली है। तो एनर्जी की वैल्यू होती है hc/λ, हम जानते ही हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, h की वैल्यू पुट कर दो, c की वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, तो सारी वैल्यू का डालोगे 6.62 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, और लैम्डा इन्होंने दे रखा है दिस वन 600 इंटू 10 की पावर -9। इसको जब आप सॉल्व करेंगे बेटा, तो एनर्जी की वैल्यू आपको जो मिलेगी 3.3 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ये एनर्जी आपको मिली 1 सेकंड में, ठीक है, जो फॉल करने का रेट है। अब 66 वॉट, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड n है, नंबर ऑफ फोटोनी की बात कर रहा है ना, हाँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड कितना होगा। तो पर सेकेंड के लिए आप क्या करेंगे, जितना पावर है उसको डिवाइड कर देंगे एनर्जी से। भाई पर सेकेंड t की वैल्यू 1 हो गई, अब ये इतनी एनर्जी टोटल आ रही थी, इतना पावर था, तो पावर में नंबर निकालने की बात करें तो नंबर हो गया कितना, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये 1 फोटोन की एनर्जी, क्योंकि लैम्डा 1 फोटोन के लिए रखा है, तो दिस एनर्जी कितनी है 1 फोटोन की। तो पावर इज इक्वल टू ये थे, तो P इज इक्वल टू आप इसको n ही लिख सकते थे बेसिकली, एक की एनर्जी इंटू n नंबर ऑफ फोटोन्स इज इक्वल टू P पर सेकंड, 1 सेकंड में होने वाली घटना की बात कर रहा हूं। तो ये जो एनर्जी निकाले हो, ये एनर्जी 1 फोटोन की hc/λ, लैम्डा 1 के लिए रखा है। तो ये हो गया 66, 3.3 इंटू 10 की पावर -19। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10 की पावर 20। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। नंबर ऑफ फोटॉन्स अब 2 मिनट में चाहिए, तो ये 1 सेकंड में था, तो 2 मिनट के लिए 120 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल n का मतलब हो गया 1 सेकंड में है 2 इंटू 10 की पावर 20, और 2 मिनट के अंदर वैल्यू हो जाएगी 120 सेकंड। इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी करीबन 2.4 इंटू 10 की पावर 22, और यही आपका बेटा आंसर हो जाएगा। इस तरह से देखिए सवाल किया जा सकता है, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम होने वाला है। चलते हैं अगले सेगमेंट में, जो कि है अभी एक सवाल, ये सवाल तो लोग कर ही चुके थे, केस स्टडी क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला चलते हैं, करते हैं केस स्टडी क्वेश्चंस। आइए तो बच्चों करते हैं केस स्टडी वाले क्वेश्चंस। ये रहा केस स्टडी क्वेश्चन। इस तरह से देखिए केस स्टडी आएगी। मैंने एक क्वेश्चन अभी लिखा है, ऐसे आपके पास 5 क्वेश्चंस रहेंगे, उनमें से 4 का जवाब आपको देना रहेगा। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बड़ी आसान सी केस स्टडी है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली ही है। देखा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिफर्स टू द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सर्टेन मेटल सर्फेसेस व्हेन इरेडिएटेड with high frequency light, electromagnetic radiations, UV rays falling on cesium metal is a good example. ठीक है, number of electrons emitted is proportional to the intensity of light. Intensity of the light. Kinetic energy of the electron emitted depends on frequency of incident light. Ki does not depend on intensity of light. जो पढ़े हम लोग, the minimum frequency of light required to initial photoelectric effect is called the threshold frequency. वही जो बात आप पढ़े हुए हैं वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर भी पढ़ते हैं। The minimum energy required to eject one electron from a metal surface is called its work function and is given by phi is equal to h nu naught.
maximum kinetic energy of emitted electron when light of frequency nu falls on the metal surface is given by Ke max is equal to h nu minus phi. Phi is the work function. Negative potential can be applied to the electrons to stop them first outside the metal surface. ठीक है साहब, वही बातें थी. अब देखते हैं क्या है. द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्लॉटेड अगेंस्ट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. अब ये पढ़ चुके हैं, थोड़ा मैं ऊपर ले जाऊंगा इसको. तो द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्लॉटेड अगेंस्ट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. द ग्राफ इज ए. देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था पढ़ाते वक्त, जो उन्होंने वही चीज रिपीट की है कि जब भी इंटेंसिटी आप प्लॉट करेंगे, बढ़ाएंगे यानी इंक्रीज करेंगे, आपका करंट की वैल्यू आई इस समय करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक, उसमें लीनियर रिलेशनशिप होगी और ओरिजिन से पास होगा. तो ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. इसको ध्यान रखिए. ये फोटोनिक करंट है और ये इंटेंसिटी, ये क्योंकि दोनों आई से शुरू होते हैं तो लिख दो तो कंफ्यूजन हो जाता है कभी. इंटेंसिटी इज इंटेंसिटी, पकड़े रहना. आई लिखा है करंट के लिए इस समय. ठीक है, इस तरह से जवाब दिया जा सकता है. पहले वाले का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. आगे बात करते हैं बेटा. अगेन की केस स्टडी पढ़ चुके थे तो मैं इसको ऊपर ले जाना चाहूंगा जिससे थोड़ा सा भरा कम लगे और समझ में आए बात. द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल करस्पॉन्ड टू ए फ्रीक्वेंसी 2 into 10 की पावर 15 हर्ट्ज. देखिए ये वर्क फंक्शन की बात कर रहे हैं जिसे हम बहुत तरीके से लिखते हैं और इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी इन्होंने एलोकेट की है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 15 हर्ट्ज है. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी कैन नॉट कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम द मेटल. अब जो फ्रीक्वेंसी इससे कम होने वाली है वो नहीं निकाल पाएंगी. नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इस केस में जो भी केस नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें क्या चाहिए होता है, फ्रीक्वेंसी जो थ्रेशोल्ड से बड़ी हो. अगर वो छोटी है तो नहीं निकाल पाएगी. अब छोटी कौन सी है, 15. ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, 10 की पावर 14 लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा. अगर 15 के टर्म में लिखें तो 0.82 into 10 की पावर 15 हर्ट्ज है. अब अगर आप कंपेयर करें तो ये 2 into 10 की पावर 15 है, 2 से छोटा है, तो आंसर इज बी. इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा पावर आवर पे, जिससे गलती ना हो. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. मेरे ख्याल से बात पकड़ में आई होगी. चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर. अगेन इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा जैसे बहुत ज्यादा भरा ना लगे, दिमाग चले अपना. बहुत अच्छी बात. तो ए पर्टिकुलर मेटल कैन एमिट इलेक्ट्रॉन्स व्हेन ग्रीन लाइट फॉल्स ऑन इट. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी मोर कंपेयर टू दिस केस. अब देखिए यहां पर क्या है, अब यहां पर ग्रीन लाइट से हमारा इजेक्शन हो गया था, जैसा पर्टिकुलर मेटल कैन एमिट इलेक्ट्रॉन. बहुत अच्छी बात है. अब हमें मालूम है, तो बच्चे यहां पे देखिए आपको पता ही है, हम लोग जो विबग्योर लिखते हैं, आपको मालूम है, रेड लाइट में इधर लिख देता हूं और वॉयलेट नीचे लिख देता हूं. तो यहां से ग्रीन कहीं बीच में आ जाएगी. ये होता है वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की होती है और फ्रीक्वेंसी के टर्म में ये घटता जाता है. तो अगर कह रहा है कि इस केस से ज्यादा ना हो, तो अगर हम ब्लू लाइट यूज करेंगे तो ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी. एच न्यू होती है ना, एच न्यू जब रेडियंट बाई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जो एच न्यू डाला है माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी वी मैक्स स्क्वायर, या इसे काइनेटिक एनर्जी कह दीजिए. तो अगर न्यू आपने बढ़ा दिया, भाई ग्रीन ये ब्लू कलर में आ रहे हैं तो न्यू बढ़ा रहे हैं ना फ्रीक्वेंसी, तो अब बढ़ा रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, पहला नहीं हो सकता. यूजिंग ए मेटल ऑफ लेस वर्क फंक्शन घटा रहे हो विद द सेम लाइट ग्रीन, वर्क फंक्शन कम कर दोगे, ये घटा दोगे वर्क फंक्शन, तो एच न्यू में से कम घटेगा तो ये ज्यादा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी. ये भी नहीं हो सकता. बात पकड़ में आ रही है कि वर्क फंक्शन कम करोगे तो एच न्यू माइनस समथिंग ज्यादा हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी. यूजिंग रेड लाइट विद द फर्स्ट मेटल, ये सही है क्योंकि रेड लाइट का फ्रीक्वेंसी कम होता है. आप देख रहे हैं ना, वायलेट ये ग्रीन से आप ऊपर जाओगे तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, जब फ्रीक्वेंसी घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी. तो ये ऑप्शन सी सही है. यूजिंग यूवी लाइट विद द सेकंड मेटल, इसमें भी आप देख रहे हैं गलत है क्योंकि एनर्जी कहीं यूवी की तो और ज्यादा हो जाएगी, अल्ट्रा वायलेट
रेस की। इस तरह से क्वेश्चन थर्ड किया जा सकता था, इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं इसके चौथे पार्ट पर। अगेन इसको ऊपर लेके जाता हूं थोड़ा, और यहां लिखा है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बिकम्स n टाइम्स द इनिशियल फ्रीक्वेंसी देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स। देखिए पहले कोई काइनेटिक एनर्जी अगर है h न्यू नॉट माइनस वर्क फंक्शन ये चल रहा होगा। अब क्या किया है, अगर हमने इंसिडेंट लाइट की दूसरी वाली काइनेटिक एनर्जी ke1 कर देता हूं, इसकी मैंने n टाइम्स फ्रीक्वेंसी कर दी। भाई फ्रीक्वेंसी समझ तो पा रहे होगे मेरे ख्याल से, ये तो बिगड़ ही सकता है, ऐसे लिख दूं, मतलब मुझे लिखना चाहिए h और n न्यू नॉट, ज्यादा समझोगे, 9 टाइम्स कर दी, माइनस वर्क फंक्शन थोड़ी बदलेगा भाई, फ्रीक्वेंसी जो डाल रहे हो। अब ये इससे हमें बताना है कि इन चारों में से n टाइम्स द काइनेटिक वगैरह वगैरह क्या होने वाला है। अब यहां पर अगर आप देखिए तो मैं इसको लिख सकता हूं NH न्यू नॉट माइनस फाई नॉट। अब यहां पर देखिए NH न्यू नॉट है, अगर इस इक्वेशन को मैं n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं, k लिख देता हूं पहले वाले को, और k1 चलिए k1 k2 लिख देते हैं, तो k1 की जगह वैल्यू आ जाएगी, देखिए n k1 इज इक्वल टू NH न्यू नॉट माइनस n फाई नॉट, और इसकी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये वैल्यू हो गई k2, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी n k1, ये इधर प्लस हो जाएगा, मैथमेटिकल अप्रोच। अब देखिए जो k2 है ये पहले वाले से बड़ा है, n k1 n टाइम्स जो k1 है वो तो हो ही गया, साथ में ये पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि ये अगर फाई नॉट कॉमन ले लोगे तो n माइनस बचेगा, n टाइम्स किया है, बढ़ाया, एक से बड़ा किया, दुगना तिगुना चौगुना किया, उस समय n k1 से भी बड़ा, ये पॉजिटिव है, जुड़ जाएगा, उससे भी बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या रहा, मोर देन n टाइम्स द इनिशियल ke। ये देखिए इनिशियल जो ke था उससे n टाइम्स से भी ज्यादा, ये n टाइम्स तो ये है, उससे भी ज्यादा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मेरे ख्याल से बात पकड़ पाए होंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से आप कैलकुलेट कीजिए, फिर बातें बन जाएंगी। चलते इसके अगले वाले में, आइए ये पकड़ते हैं और इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन जस्ट आउटसाइड द मेटल सरफेस इज रिलेटेड टू। अभी तो बड़ा सरल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल किससे रिलेटेड होता है, शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होता है, बस। तो मीन वेवलेंथ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट, इससे मतलब नहीं रहता। स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन जस्ट आउटसाइड द मेटल सरफेस इज रिलेटेड टू शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी। अब शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी आप लगा देंगे, तो शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी क्यों, क्योंकि देखिए मेटल थी, मेटल की प्लेट, यहां पर जो भाई इसका वर्क फंक्शन जो होगा वो उतना एनर्जी इसको जैसे ही मिलेगा एच न्यू, मतलब इसका वर्क फंक्शन अगर है फाई नॉट, तो ये वैल्यू जैसे ही फाई नॉट एच न्यू नॉट के बराबर होगी, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। अब ये आगे ना बढ़ पाए, इसको रोकना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो यहां लगाते हो, तो जो भी शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड, उसी के बराबर आप, उसी के हिसाब से डिपेंड करेगा कितनी ही, उसी के हिसाब से पोटेंशियल लगाओगे। तो दिस आंसर विल बी शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी। चलिए चलते हैं अगले सेगमेंट पे जो है असर्शन रीजनिंग का। आइए तो बच्चों करते हैं असर्शन रीजनिंग वाले सवाल, इंपॉर्टेंट है, पहली बार है, जरूर फोकस करिएगा जिससे हम लोग बेहतर तरीके से इसको कर पाए। चलिए साहब पहला देखते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिमॉन्स्ट्रेट्स द वेव नेचर ऑफ लाइट। भाई जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो वेव नेचर कहां दिखाता है, तो पार्टिकल नेचर दिखाता है। दिस इज फॉल्स, पहले वाला असर्शन। रीजन, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये भी गलत, क्यों, क्योंकि हमारा जो नंबर ऑफ फोटॉन्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, ना कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के। तो ये गलत है, दोनों ही गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, दोनों ही गलत है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दोनों के दोनों गड़बड़ है। आगे बात करते हैं, इसमें लिखा है इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इंटर ए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड विथ इक्वल मोमेंटम, जिस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, इक्वल मोमेंटम, और साथ में देन द रेडियस ऑफ द कर्व फॉर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल ऑफ प्रोटॉन। देखिए यहां पर जो रेडियस की बात आएगी वो आर होता है mv/qb, या बात
आप और लिखना चाहें तो ये ऊपर हो गया मोमेंटम और नीचे रहा QB। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की चर्चा करें, मोमेंटम सेम था P अपॉन चार्ज इन इलेक्ट्रॉन और चार्ज और प्रोटॉन। तो ये आप क्या देखेंगे, चार्ज प्रोटॉन पे तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है ना, दोनों तो इक्वल हो गए। तो यहां पर Re और Rp हो जाएगा इक्वल। चार्ज दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज तो बराबर ही रहता है, दिशा का परिवर्तन रहता है बस कि वो पॉजिटिव या निगेटिव है, घूमेंगे उल्टा, लेकिन रेडियस तो उतनी ही बनने वाली है, बी वगैरह सेम है। तो पहला वाला है साहब ट्रू। रीजन इलेक्ट्रॉन हैज लेस मास, भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कम होता ही है मास ऑफ प्रोटॉन से, दिस इज ट्रू अगेन, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये ऑप्शन नंबर क्या रहा यहां पर, बी, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ध्यान से सोचिए, वीडियो पॉज कीजिए, 2 मिनट सोचिए जिससे प्रैक्टिस अच्छी बन पाए। चलते हैं अगली बात पर। असर्शन है फॉर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये ट्रू है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाएंगे करंट हमारी बढ़ती चली जाती है, वो कई बार हम लोग देख चुके हैं। इंटेंसिटी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर, दिस इज ट्रू। द नंबर ऑफ photoelectrons emitted from a surface is independent of frequency of incident light. This is also true. Number of photoelectrons वो किस पे डिपेंड करते हैं बेटा, वो डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी पर, डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करते हैं, ना कि फ्रीक्वेंसी पर। तो ये इंडिपेंडेंट, हाँ इंडिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी से, यानी इस पे डिपेंड नहीं करते। बोथ आर ट्रू बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो फिर ऑप्शन मिल जाएगा बी, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। अगली बात करते हैं बेटा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिपेंड किस पे करती है, फ्रीक्वेंसी पर। काइनेटिक एनर्जी होती है एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, जितना ज्यादा न्यू बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो इस पे डिपेंड नहीं करती, दैट इज ट्रू। द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटेलिक सरफेस इज नॉट पॉसिबल विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये भी करेक्ट है, क्योंकि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होने वाले, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो अगेन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसके लिए बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। इस तरह आप पकड़ते चलिए, होता चलेगा सवाल। आगे चलते हैं। द de Broglie wavelength equation has significance for any microscopic and submicroscopic particles। बिल्कुल ट्रू है। ये जो de Broglie वेवलेंथ की बात थी वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है, बड़ी चीज के लिए नहीं जाता, वो भी चर्चा उसमें की जाती है, वेवलेंथ बढ़ जाती है, लेकिन कहने का ये मतलब है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वेवलेंथ बिल्कुल ठीक पड़ती है। de Broglie वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। देखिए लैम्डा की वैल्यू होती है h अपॉन mv। अब अगर हम लोग यहां पर क्या कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट कर दें, एच तो पहले से कांस्टेंट है, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास का। और जहां तक यही बोल रहा है de Broglie वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इज वेलोसिटी इज कांस्टेंट। बिल्कुल ठीक है, ट्रू ये भी है, साथ में ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी ऊपर का बन रहा है माइक्रोस्कोपिक वगैरह लेवल के लिए। तो ऑप्शन नंबर A is correct. If both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of the assertion. अब de Broglie wavelength is inversely proportional, ये बात बिल्कुल हो गई। और इस तरीके से देखिए